नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टी विदभूषण के यूट्यूब चैनल पर। बाल विकास का ये हमारा यूपी टेट के लिए दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको टारगेट 25 प्लस का दे रहे हैं। आपका कितना स्कोर सही हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप 75 प्लस ऐसा कुछ स्कोर कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 51,000 भर्ती का भी ऐलान कर दिया गया है। तो इस बार आपको शिक्षक में एक सीट लेनी ज़रूरी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध के उदाहरण हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके माध्यम से स्वयं शोध किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। इसे रास मनोवैज्ञानिक ने कहा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम शामिल नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। थॉर्नडाइक के नियम की बात करें तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, ये सभी थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना, जो अभिप्रेरणा पर बल देता है। राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चूहे और कबूतरों की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित अनेक प्रयोग किए। अगर प्रयोग की बात करी जाए तो स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये आपका अधिगम की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि अधिगम की एक विशेषता है कि यह सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसका जो है अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये आपका सही जवाब नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कोहेलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना सही जवाब हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक संकार्य। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भाषा क्या होती है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचित ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के साहचर्य संबंध होना जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को गणना दोष परिभाषित करता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। डिस्कैलकुलिया या गणना दोष में बालक गणितीय त्रुटि जैसे गुणा भाग जोड़ या घटाने के क्रम को या तो भूल जाते हैं अथवा उल्टा सीधा कर देते हैं, तो इस दोष को डिस्कैलकुलिया या गणना दोष कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशी सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। समावेशीकरण से तात्पर्य समावेशन करने वाली क्रिया से है जिसमें सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। संवेग की बात करी जाए तो संवेग ऐसी प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति उद्दीपक द्वारा अनुभव करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम हो जाएगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी होना ये आपके अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। बाकी सभी आपके तीनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा आपका विक्टर ब्रूम। आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है?
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। इसके माध्यम से कोई वस्तु दर्शाई जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल एकांतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। कौशलों का स्थानांतरण अभिभावकों का कार्य बालकों को विद्यालय भेजना है, जहां वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ नवीन सीखकर उसका उपयोग परिस्थिति आने पर करते हैं। इस प्रकार एक समय में सीखे गए ज्ञान का उपयोग भविष्य में करना ही कौशलों का स्थानांतरण कहलाता है। इसलिए यह अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य है। ये स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र आपका मूर्त से अमूर्त की ओर, इज्जात से इज्जात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रकृति का अनुसरण, पूर्ण से अंश की ओर, ये आपके सभी शिक्षण सूत्र हैं। निगमन से आगमन की ओर ये आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। जिससे आपके छात्र सक्रिय रहते हैं और रुचि लेते हैं। योजना को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया को लचीला रखना होता है, ताकि अध्यापक पढ़ाते समय अपने छात्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव कर सकें। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? शिक्षण में शामिल अवबोध अन्वेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवबोध स्तर के शिक्षण में आपके शामिल है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। उत्तर का चयन करें। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। सभी कथन आपके सही हैं और आंसर डी आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ये शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब आप खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो वह छात्र ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 से 7 साल तक होती है। इस अवस्था को 2 भागों में भी बांटा जा सकता है, प्राक संक्रियात्मक और अंतर्दर्शी अवधि। तो ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 2 से 7 साल तक प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता सामान्य बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष के बीच को कहा जाता है। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क की शक्तियों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में स्थायित्व आने लगता है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होती है एवं काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? भाषा विकास से संबंध वैज्ञानिक चॉम्स्की आपका सही जवाब हो जाएगा। ये एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक एक्टिविस्ट, लेखक एवं व्याख्याता हैं। इन्होंने जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 20वीं सदी में भाषा विज्ञान के सबसे बड़े योगदानकर्ता रहे। अगर सदी की बात करी जाए तो 20वीं सदी की ये भाषा विज्ञान के सबसे बड़े योगदानकर्ता रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल सिद्धांत से सिद्ध किया। इसे प्रयास व त्रुटि सिद्धांत भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं यह बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो गिरोह अवस्था आपकी 8 से 10 वर्ष और यह विकास से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है। इसकी तीसरी अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था आपका मूर्त संक्रिया अवस्था सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है और अधिगम में योगदान देने वाले कारक आपके प्रेरणा, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, रुचि, पुनर्बलन, अधिगम की इच्छा, परिपक्वता, बौद्धिक योग्यता और क्षमता ये सभी शामिल हैं। विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है?
तो सामाजिक मूल्य सहायतापरक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य वे मानक हैं जिनसे हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय मानदंड कह सकते हैं। सहायतापरक व्यवहार सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह 30 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं और आपने कितना स्कोर किया, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए आप भी अपनी तैयारी में जुड़ जाएं और शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट क्लियर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।